हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रही होगी अपने नवंबर अटेम्प्ट सीएसईटी के नवंबर अटेम्प्ट 2024 की। तो उसी तैयारी को और थोड़ा और बढ़ाने के लिए, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स का सेशन, जिसकी बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मैम करंट अफेयर करा दीजिए जल्दी से। तो आज बेटा मैं आप लोग को पूरे सितंबर महीने में जो जो इंपॉर्टेंट मेजर न्यूज़ है वो मैं आप लोग के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, जिसको कि हम जल्दी से बिना किसी देरी के आइए डिस्कस करते हैं। तो सितंबर महीने की पूरी न्यूज़ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। पहली न्यूज आती है, विच न्यू स्कीम हैज बीन अनाउंस्ड टू प्रमोट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका। पूछा जा रहा है साउथ अफ्रीका ने वो कौन सी स्कीम को लॉन्च किया है जिससे कि वो अपने यहाँ भारत से आने वाले लोग, भारत से आने वाले जो टूरिस्ट है उसको बढ़ावा देगी। तो बेटा उस स्कीम का नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। अब इसमें साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, इंडिया के साथ में एक एमओयू साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस एमओयू के तहत साउथ अफ्रीका क्या करेगा, भारत में कुछ टूर ऑपरेटर्स असाइन कर देगा। अच्छा, अब जो भी लोग उन टूर ऑपरेटर्स के थ्रू अपनी बुकिंग करवाएंगे उनको कुछ फायदे मिलेंगे, जैसे कि उनको साउथ अफ्रीका आने के लिए वीजा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ उन टूर ऑपरेटर्स को साउथ अफ्रीका ट्रेन करेगा, उसको अपने बारे में बताएगा कि उसकी कंट्री कैसी है, क्या क्या चीजें जहां पे विजिट करना चाहिए, ये सारी बातें बताएगा। जो भी होगा वो ट्रेनिंग वही देंगे, साउथ अफ्रीका वाले देंगे, ताकि टूर ऑपरेटर्स इंडियंस को सारी चीजें साउथ अफ्रीका के बारे में बता पाए, जिससे कि साउथ अफ्रीका का टूरिज्म थोड़ा बूस्ट हो जाए। चलिए, तो ये थी स्कीम जिसका नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर्स स्कीम। ये साउथ अफ्रीका ने इंडियन टूरिस्ट के लिए लॉन्च किया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल 2024 हेल्ड। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर राउंड टेबल 2024 कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बेटा पेरिस में। अब आपको बता रहे इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को। अब देखिए क्या होता है, यूनेस्को बेसिकली एजुकेशन फॉर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अब पहले क्या हुआ था, जब यूनेस्को बना था तो ये खाली साइंटिफिक एजुकेशन को ही प्रमोट करता था, लेकिन उस समय जो और देश थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो मदरसे चलते हैं, दूसरे कंट्री ने कहा हमारे यहाँ तो गुरुकुल चलते हैं, हम आपकी खाली साइंटिफिक एजुकेशन को क्यों ले। तो उस समय कल्चरल एजुकेशन भी फिर इसमें ला दिया गया कि ठीक है, हम साइंटिफिक एजुकेशन साथ ही साथ कल्चरल एजुकेशन दोनों को ही प्रमोट करेंगे, दोनों के ही लिए काम करेंगे। तो साइंटिफिक एजुकेशन के लिए ये था चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल एक हुई थी कि साइंस में और क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, इसके लिए हुई थी। तो दिस CSAR इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को। कहां पर ये हुई थी, पेरिस में हुई थी। Moving on to the next question, which country has become the 101st member of the International Solar Alliance? इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे कि इसका 101वां यानी 101 की पे जो मेंबर इसमें नया बना है इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो कौन है। तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपको बता दें, जब ये COP हुई थी, COP का मतलब क्या हुआ, COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस जब हुई थी तो कई सारी कंट्रीज थी, वहां पर इंडिया और फ्रांस ने आपस में हाथ मिलाया था और उन्होंने कहा था कि हम, कोई और देश काम नहीं कर रहा है, हम एक काम करते हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ काम करना शुरू करते हैं। हम ग्लोबली सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा कैसे इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप पेट्रोल डीजल को बचा के सोलर एनर्जी के लिए काम करेंगे कि वो एनर्जी कैसे सबसे ज्यादा, कैसे ग्लोबली लोग ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें, ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी के बेस पे सारी चीजें वर्क करें। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस तभी बनाया था, भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर बनाया था। अब 101वां मेंबर इसका बना है नेपाल। तो ये किसके लिए है, सोलर एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है, ताकि पेट्रोल और डीजल वगैरह का यूज कम हो, क्योंकि हमको मालूम है ये सब एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। Coming to the next question, at what height from the earth did the astronauts walk during SpaceX Polaris Dawn mission? कौन सी हाइट से, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी हाइट से ये एस्ट्रोनॉट्स में स्पेस वॉक करी थी। अच्छा, अब देखिए SpaceX का ये पोलारिस मिशन है क्या, SpaceX का एक पोलारिस मिशन था और ये पहला प्राइवेट मिशन था, ये पहला प्राइवेट मिशन था। इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में वॉक कर रहे हैं। पोलारिस क्या है, पोलारिस क्या है,
पोलारिस इज एन पोलारिस में क्या है कि इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से, जिसका कि टारगेट है कि हमें दुनिया में पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनना है जो सब कुछ, जहां पे सब कुछ ह्यूमंस ने पहली बार ऐसा किया, हम वो सारी चीजें अटेन कर ले। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ह्यूमंस पहली बार स्पेस में वॉक करें, ह्यूमंस पहली बार सन के पास में गए, ह्यूमंस पहली बार मार्स में गए, इस तरीके की सारी चीजें वो चाहते हैं कि देश में, पूरी दुनिया में मैं पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हूं जिसने सारी चीज ह्यूमन से पहली बार ऐसा किया, ये सारी चीज मेरे थ्रू हो। तो वही है पोलारिस मिशन। अच्छा, अब पोलारिस डॉन मिशन में क्या हुआ, एस्ट्रोनॉट्स अर्थ की ऑर्बिट के 700 किलोमीटर ऊपर गए और वहां पे उन्होंने वॉक करी थी। दैट इज पोलारिस डॉन मिशन। और ये पहला प्राइवेट स्पेस मिशन था जिसमें स्पेस वॉक इंक्लूडेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंकोर वॉट इन कंबोडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एशियाज मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय टाइम्स ट्रेवल। दिस टेंपल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड। अब अंकोर वॉट आपका कंबोडिया में है, जिसको कि यूनेस्को की 8th आपकी साइट बनाई गई है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है। एंड इट्स अ टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल है, आई गेस समथिंग अराउंड 800 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग ये टेम्पल है। एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु जी का ये टेम्पल है। आपको एक बात और बता दें, ये टेम्पल ऑल्दो ये हिंदूज का टेम्पल है, लेकिन कंबोडिया के फ्लैग में इस टेम्पल को का सिंबल लगाया गया है। आपको कंबोडिया के फ्लैग में ये टेम्पल का सिंबल मिल जाएगा। Now, next question. Which is the first country to have eradicated leprosy as recognized by WHO? कौन सी वो कंट्री बनी है, पहली कंट्री, WHO ने कहा है कि ये पहली कंट्री बनी है जिसने कहा कि मैंने अपने यहां से पूरी तरीके से लेप्रोजी को हटा दिया है, खत्म कर दिया गया है। लेप्रोजी क्या होता है, कोढ़ की बीमारी, इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो लेप्रोजी खत्म कर दिया है, ऐसा जॉर्डन ने कहा है कि अब हमारे यहाँ लेप्रोजी का एक भी पेशेंट नहीं है। अच्छा, ये बताइए कैसे पता चलता है कि हमारे यहाँ से इस कंट्री ने ये एराडिकेट कर दिया है, कैसे पता चलता है? देखिए, अपने WHO को कुछ नॉर्म्स है जिसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेप्रोजी है, अगर 3-4 साल में उनका जो भी नंबर ऑफ ईयर प्रिस्क्राइब्ड है, लगभग हर जगह 3-4 साल होता है, तो अगर 3-4 साल में एक भी ये पर्टिकुलर केस नहीं आया, मतलब हम कह सकते हैं कि हम इस पर्टिकुलर डिजीज से, हमारा देश पूरी तरीके से मुक्त है। फिर जब आगे आएगा तो अलग बात है, लेकिन आज की डेट में वो पूरी तरीके से मुक्त है। ठीक है, चलिए, तो जॉर्डन इज द फर्स्ट कंट्री। अगला सवाल आता है, विच कंपनी गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न ऑन August 30? वेरी इंपॉर्टेंट, नवरत्न का टाइटल दिया गया है रेलटेल को। रेलटेल आपका नवरत्न में इंक्लूड हो गई है। अगला सवाल आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनेंशियल सूट लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक फॉर गिग वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स? गिग वर्कर्स यानी जो फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके लिए एचडीएफसी ने एक फाइनेंशियल सूट लॉन्च किया है। आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो गिग वर्कर्स के लिए यानी फ्रीलांसर्स के लिए गीगा लॉन्च किया गया है, जिसमें जो फ्रीलांसर्स होंगे, अब देखिए फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंटली कहीं एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, जब उनके पास काम आ जाता है तो वो काम कर लेते हैं। जैसे फोटोग्राफर्स क्या होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट मींस वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट नहीं है, वो अपना सेल्फ का काम करते हैं। जब उनको क्लाइंट अप्रोच करता है या वो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, उनको काम मिल जाता है, वो काम कर देते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं, वो कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है। तो दैट इज अ फ्रीलांसर। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं, वो बैठते हैं। कई सारे लोग कोवर्किंग स्पेस में अपनी सीट ले लेते हैं, सीट वगैरह खरीद लेते हैं कुछ समय के लिए। कोवर्किंग स्पेस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन टाइप का सेटअप पूरा वही है, लेकिन वहां पे कई सारे लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। एक एक सीट उन्होंने खरीद ली अपनी, कि इस सीट का किराया हम आपको देंगे इतने महीने तक, ऐसी सीट उन्होंने किराए पे ले ली। दैट इज अ कोवर्किंग स्पेस। कि हमें, क्योंकि हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि हम पूरा जो है पूरा एक ऑफिस सेटअप कर ले, बट हमें एक ऑफिस जैसे सेटअप में बैठने के लिए एक जगह चाहिए। दैट इज अ कोवर्किंग स्पेस। अब देखिए, एचडीएफसी बैंक ने ये लॉन्च किया है फ्रीलांसर्स वगैरह के लिए। क्या फायदा होगा उससे? डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स वो अपने लॉन्च कर देंगी, वो अपने इन लोग के लिए, गीगा के लिए, गिग वर्कर्स के लिए निकाल देगी। उससे क्या होगा, उसमें उनको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। कई बार कोवर्किंग स्पेस में अगर उनको सीट्स चाहिए, उनको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अगर फ्रीलांसर्स को अपने सेटअप के लिए कुछ लोन चाहिए तो उनको कोलेटरल फ्री लोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इस तरीके की काफी सारी सर्विसेज एचडीएफसी बैंक उनको देगा।
Next question. Uttar Pradesh government is going to build a 3D museum related to which subject in Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi? पहले तो बता दें, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी. ये बहुत ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है. एंड ये संपूर्णानंद कौन थे? ये यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार एक 3D म्यूजियम यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में बना रही है. आपको बताना है कि वो किस चीज पे बना रही है. मतलब अब म्यूजियम बन रहा है तो किसी ना किसी से तो रिलेटेड होगा. साइंस से हो सकता है, हिस्ट्री से हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी से हो सकता है, लिटरेचर से हो सकता है. तो किस चीज के ऊपर वो म्यूजियम बन रहा है? तो वो म्यूजियम वैदिक लिटरेचर एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसमें होगा. उस म्यूजियम में एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा. साथ ही साथ जो हमारे वैदिक किताबें थी, वैदिक लिटरेचर्स थे, उन सब के बारे में, उन सब की चीज़ों में, इन सब चीज़ों के बारे में वहां पर होगा, शोकेस होगा. Next question is, the world's first conservation and breeding center for Asian king vultures has been started in which state? तो दुनिया का पहला कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एशियन किंग वल्चर के लिए, दुनिया का पहला कॉन्जर्वेशन जहां एशियन किंग वल्चर को कॉन्जर्व किया जाएगा, साथ ही साथ उनके लिए एक ब्रीडिंग सेंटर भी है. वो कहां पर खुला है? वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खुला है और उस सेंटर का नाम है जटायु. उस सेंटर का नाम है जटायु. अगला सवाल आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट इन द 5G स्मार्टफोन मार्केट? अब 5G स्मार्टफोन मार्केट में अगर हम 2024 के पहले, मतलब 2024 के फर्स्ट हाफ की बात करें, यानी इनिशियल 6 मंथ्स की बात करें, तो 5G स्मार्टफोन मार्केट में पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कौन आया है? पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर पे किसने पोजीशन ली है. तो फर्स्ट नंबर पे बेटा आता है चाइना एंड सेकेंड नंबर पे आता है हमारा भारत, दैट इज इंडिया. यहां पर आप लिख दीजिए इंडिया. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो द गवर्नमेंट, द मोमेंट, yes, the government has renamed Port Blair. Just a moment, please. ओके, चलिए वापस से आते हैं. द गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू व्हाट? अब सरकार ने अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम चेंज कर दिया गया है. पूछा जा रहा है उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो उसका नया नाम रखा है श्री विजयपुरम. अब अंडमान निकोबार में जो हमारे नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने पहली बार तिरंगा इसी आइलैंड पे फहराया था. तो ये एक हिस्ट्री की भी यहाँ पर बात आ गई है. Coming to the next question, the Indian Space Station BAS is targeted to be launched by which year? अब अभी तक हमको मालूम था एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी था. अब हमें कुछ भी करना है, हमें जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. बट ये हमें रियलाइज हुआ कि हमें हमारे भारत के पास भी कुछ होना चाहिए. तो भारत में इंडियन स्पेस स्टेशन बन रहा है. कब तक बन जाएगा? 2028 तक ये बन जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
यस। तो द इंडियन स्पेस स्टेशन जो कि भारत का स्पेस स्टेशन बन रहा है इज टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड बाय विच ईयर, तो ये 2028 तक ये लॉन्च हो जाएगा। अच्छा, अब ये भारत का जो इंडियन स्पेस स्टेशन है ये इंडिया में नहीं बन रहा है, ये बनेगा स्पेस पे ही। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है वैसे ही इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा, लेकिन बनेगा स्पेस में ही। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्पेस में बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian Air Force officer has been selected to conduct the mission to International Space Station in 2025 under the X4 mission? तो ये मिशन इंडिया और यूएस के बीच में है और कौन सेलेक्ट किए गए हैं? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हु इज फ्रॉम लखनऊ, वो सेलेक्ट करे गए हैं इस मिशन के लिए। Which ranking did India get in the Global Cyber Security Index 2024? तो Global Cyber Security Index 2024 में भारत की रैंकिंग टियर 1 आई है। बहुत बड़ी बात है कि भारत की बहुत अच्छी रैंकिंग आई है, यानी ग्लोबल आपका साइबर सिक्योरिटी में भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अगर हम स्कोर की बात करें, आउट ऑफ 100 इंडिया स्कोर्ड 98.49, 98.49 आउट ऑफ 100 भारत ने स्कोर किया है। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नमन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी? अब इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट नमन, वो किस लिए है, किस ऑब्जेक्टिव से वो बनाया गया है? तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंडियन आर्मी के वेटरन्स है, यानी जो इंडियन आर्मी के लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको फैसिलिटीज, उनको अलग से फैसिलिटीज देना, उनको जैसे बैंकिंग फैसिलिटीज देना, या उनके लिए कॉमन सेंटर्स बनाना जहां पर वो अपनी कोई भी उनको दिक्कतें हैं वहां पे जा सके। लेट्स से आधार कार्ड उनको बनवाना है, अब इंस्टेड ऑफ गोइंग जो नॉर्मल पब्लिक के लिए है उनके लिए एक अलग सेंटर हो, वहां पर वो जाएं और वहां पर सिर्फ इंडियन आर्मी के वेटरन्स के लिए ही काम होता हो। अगर उनको कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी नई चीज स्टार्ट करनी है तो उनको सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करना, मींस इंडियन आर्मी के वेटरन्स को सपोर्ट करना, उनकी जिन जिन भी फील्ड्स में उनको मदद की जरूरत है उन सारी फील्ड्स में सपोर्ट करना। तो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू आर्मी वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। Next question is, what is the objective of the Digital Agriculture Mission recently approved under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi ji? अब देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मतलब क्या हुआ? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मतलब हुआ हमें हमारे यहाँ के फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली, डिजिटली उनको बहुत सपोर्ट करना है, उनको मीन्स यू कैन से उनका उत्थान करना है, उनको सारी चीज़ें जो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, जैसे आपका वेदर को लेके जो भी डेटा है, जो भी आपका मान लीजिए अगर बाढ़ आने वाली है तो उनको ये चीज़ पहले से पता चल जाए कि हाँ बाढ़ आने वाली है, या अगर बाढ़ आए तो हमें अपने यहाँ की फसलों को क्या करना है, किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है, अगर सूखा पड़ रहा है किस तरीके से हमें अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करना है, अगर हम कोई क्रॉप इंश्योरेंस ले रहे हैं कौन सी इंश्योरेंस हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा नहीं बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें उनको डिजिटल माध्यम से दे दी जाए, उनको डिजिटल माध्यम से ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए, उनको इतना ज़्यादा डिजिटली इक्विप्ड कर दिया जाए। तो वही है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की फार्मर्स को डिजिटली इतना जोड़ देना कि वो अपनी हर चीज का सोल्यूशन उनको मिल जाए। दैट्स इट, ये है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव मेन इसका? इंप्लीमेंटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Next question है, the cabinet has approved to provide health insurance coverage of how many rupees per year for senior citizens aged 70 years and above under आयुष्मान भारत? पूछा जा रहा है कैबिनेट ने अप्रूव किया है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कितने रुपए का, और किन लोग के लिए, 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए कितने तक का हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट अप्रूव किया गया है। तो आप एक तो इसको जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके अलावा इसको PMJAY स्कीम भी बोला जाता है। अच्छा, अभी तक क्या था, आयुष्मान भारत स्कीम सिर्फ गरीब लोगों के लिए थी कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में हम सपोर्ट करेंगे। बट अब सरकार ने कहा कि नहीं, उनके लिए भी करेंगे, और साथ ही साथ जो भी लोग हैं जो 70 साल के ऊपर हैं, आपको बता दें भारत में 6 करोड़ के ऊपर लोग हैं जो 70 साल के ऊपर है, तो सरकार ने बोला कि हम उनको भी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कितने रुपए तक की? 5 लाख रुपए तक का मेडिकल असिस्टेंस हम उन लोग को प्रोवाइड करेंगे। Coming to the next question, तुहिन कांत पांडे has been appointed to which post? तो तुहिन कांत पांडे बन गए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। तुहिन कांत पांडे ये 1987 बैच का आईएएस ऑफिसर है, उड़ीसा कैडर के, एंड ये फाइनेंस सेक्रेटरी पे अपॉइंट हो गए हैं।
रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल जी कौन थे? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, जो कि जिन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट कर दिया था, याद करिए मार्च में जब इलेक्शंस होने वाले थे। अब उनको इंडिया का एम्बेसडर बना दिया गया है। कौन सी कंट्री का एम्बेसडर बनाया गया है? अरुण गोयल जी को क्रोशिया का एम्बेसडर बना दिया गया है। Senior IPS officer Amrit Mohan Prasad was appointed as Director General of which force on 13 September? अब अमृत मोहन प्रसाद जी को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का। शूटर मनु भाकर has been appointed as a brand ambassador of which ministry? तो मनु भाकर को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। कौन है मनु भाकर? मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स। Kumar Tuhin has been appointed as the next ambassador of India to which country? कुमार तुहीन कौन सी कंट्री का एम्बेसडर बनाए गए हैं? नीदरलैंड्स के बनाए गए हैं। Which Bollywood actor and athlete were honored with the FICCI Young Leaders Youth Icon Award? अब किसको दिया जाता है? कौन बनता है ये यंग लीडर्स यूथ आइकॉन? कौन बनता है ये? और ब्रांड एम्बेसडर को किसको बनाया जाता है? जिन लोग का सोशली, जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरा करते हैं और सोसाइटी में एक चेंज का फेस बनते हैं, जिन्होंने सोसाइटी के लिए एक जो मोटिवेशन का काम करते हैं, उन लोग को बनाया जाता है। यहाँ पे द राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा। आयुष्मान खुराना आपको मालूम है कौन है? ही इज अ एक्टर जिनका करियर बहुत अच्छा रहा है एंड वो सोशल वर्क की तरफ भी काफी ज्यादा कमिटेड है। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जिनको कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है और इनके कंट्रीब्यूशन को स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा सराहा जाता है, काफी इंस्पिरेशनल है। तो ये यूथ के लिए एक मिसाल है ये दोनों लोग। Missing Ladies, directed by Kiran Rao, has been selected as India's official entry for the 2025 Oscars in which category? अब Missing Lady जो कि किरण राव की है, उसको ऑस्कर में एंट्री मिल गई है। पूछा जा रहा है कौन सी कैटेगरी में एंट्री मिली है? तो बेस्ट फॉरेन फिल्म में मिली है। Which village has received the award in the heritage category in the Best Tourist Village 2024 competition? तो Best Tourist Village 2024 के competition में एंड्रो जो कि मणिपुर में है, ये बना है Best Tourist Village। The 20th edition of Yuddh Abhyas 2024 between India and US Army was held in which state? तो युद्ध अभ्यास हुआ था महाजन रेंज फील्ड्स में, which is in राजस्थान। Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. Which government and private institutes have topped the Indian engineering ranks IIRF 2024 respectively? तो भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकारी कॉलेजों की अगर बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है एंड अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बिट्स पिलानी ने भारत में टॉप किया है अकॉर्डिंग टू द IIRF 2024 रैंकिंग। एंड हियर इट एंड्स। तो बस यही थी आपकी सितंबर मंथ की मेन न्यूज। उम्मीद है आपको सेशन में मजा आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज डू राइट योर रिव्यूज, योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड मिलेंगे ऐसे ही अगले महीने की न्यूज लेके फिर से हम। थैंक यू सो मच एवरीवन।